नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार छत्तीसगढ़ के युवा साथियों। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर माह में जारी हुआ था। किसी कारण से सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट करने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। इस वर्ष नवंबर के माह में इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की है, जिसमें सर्वाधिक प्रश्न भाग 1 के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के पूछे जाएंगे तथा इन्वायरमेंट के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सामान्य विज्ञान का है उसका टॉपिक वाइज हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, साथ ही साथ इससे संदर्भित हम कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताएंगे, ताकि इससे संदर्भित और अन्य प्रश्न जो भी आएंगे एग्जाम में वो आपसे सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज हम टॉपिक शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कोशिका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टॉपिक का। तो पहला प्रश्न है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया है? 4 उत्तर दिया हुआ है, जेई पुरकोंज, टी स्वान, एम स्लाइडन और लियनहॉक। तो जेई पुरकोंज ने ही प्रोटोप्लाज्म की खोज किया है। इनसे संदर्भित एक प्रश्न और आता है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो हक्सले ने कहा। हक्सले ने क्या कहा है प्रोटोप्लाज्म के संदर्भ में? जीवन का भौतिक आधार। हक्सले ने क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार। किसको कहा है भैया? जीव द्रव्य को। यह प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोटोप्लाज्म से पूछा गया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सेल थ्योरी। तो 4 उत्तर दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया है। स्लाइडेन और स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, लियनहॉक। तो यहां पर आएगा स्लाइडेन और स्वान, 2 वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया हुआ है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, मास्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? किसे कोशिका का नियंत्रक या मास्टर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है? तो न्यूक्लियस को, केंद्रक को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि केंद्रक जो है मुख्य कोशिकांग है और अन्य कोशिका में जो सेल आर्गन होता है उसको नियंत्रण का कार्य करता है। समझ में आ गया सबको? नियंत्रण का कौन? केंद्रक के माध्यम से ही कोशिका क्या होती है? नियंत्रण। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो 4 उत्तर दिया हुआ है, लाइसोसोम नहीं है, गाल्गी बॉडी नहीं है, राइबोसोम नहीं है। उत्तर क्या है इसका? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा कहां बनता है? कोशिका के अंदर, माइटोकांड्रिया। किस रूप में बनता है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है कोशिका का क्या है? ऊर्जा की करेंसी है। और किस प्रकार से बनता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर C6H12O6 प्लस 6O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस पानी बनता है ऑक्सीडेशन होने पर, और एटीपी बनता है। समझ में आ रहा है? कोशिका के अंदर किसका निर्माण होता है? एटीपी। और कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये एटीपी ही ऊर्जा का करेंसी है। तो ये जो प्रोसेस है माइटोकांड्रिया के अंदर संपन्न होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। कितना एटीपी बनता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किस रूप में बनता है? एटीपी के फॉर्म में बनता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का वास्तविक क्रिया जो है माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा कोशिका का आत्मदाह की थैली किसे कहा जाता है? सॉरी, 5वां प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? जंतु और पादप कोशिका में हमने अंतर अच्छे से अगर पढ़ा है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपसे बन जाएगा।
समझ में आ रहा है। जंतु और पादप कोशिका में 4 बेसिक अंतर है। सबसे पहले पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है पादप कोशिका में? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो आपके जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, दूसरा है वैक्यूल्स बड़ा होता है, रिक्तिकाएं बड़ा होता है। किसमें? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है। तीसरा चीज है सेल वॉल का पाया जाना, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लेकिन जंतु कोशिका में एक संरचना है जो पाया जाता है, वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, वो सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या चीज है? कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तारक काय इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक काय। क्योंकि तरकु तंतु का निर्माण, स्पिंडल फाइबर मतलब सेल डिवीजन में ये तरकु तंतु का निर्माण करता है। तो यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोशिका का आत्मदाह की थैली किसे कहते हैं? किसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? किस सेल आर्गन को हम क्या कहते हैं भैया? सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, केंद्रक नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। तो उत्तर इसका क्या होगा भैया? लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम को आत्मदाह की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा पाचक रस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। समझ में आ रहा है? जो आने वाले हार्मफुल जो बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है उसको क्या करता है? ये घेर करके पचाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? फैगोसाइटोसिस क्रिया। कभी कभी इसका ये जो लाइसोसोम है फट जाता है और पूरे कोशिका को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको आत्मदाह की थैली कहते हैं। पूरे कोशिका को पचाने की क्षमता रखता है कौन? लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में उनके खोजकर्ता का नाम सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है आपका रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक ने खोज किया है। सही बात है। केंद्रक की खोज किसने किया भैया? रॉबर्ट ब्राउन। इससे भी प्रश्न बनता है, केंद्रक की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? बेंडा ने किया है। ठीक, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन ने क्रिक ने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा दिया है गाल्गी ऑपरेटर, गाल्गी बॉडी का खोज स्टीफन। बिल्कुल नहीं, यही उत्तर होगा डी उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा भैया? डी उत्तर। क्योंकि कैमिली गाल्गी ने ही गाल्गी बॉडी का खोज किया है। तो उत्तर क्या आएगा? डी। किसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? 8वां प्रश्न हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, राइबोसोम आएगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन का फैक्ट्री है, मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य राइबोसोम की। हालांकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन का निर्माण होता है क्योंकि उसके सतह पर राइबोसोम्स पाया जाता है। तो राइबोसोम ही, और राइबोसोम की विशेषता क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? राइबोसोम जो है किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, लेकिन उसको प्रोटीन का फैक्ट्री नहीं कहा जाता। सेल विभाजन में, सेल डिवीजन में भूमिका निभाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है सेल विभाजन में? तो उत्तर होगा इसका सेंट्रोसोम। गाल्गी बॉडी जो है सेल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, एंडोप्लाज्मिक नहीं, और लाइसोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं 10वां प्रश्न, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गन ऑफ द सेल, सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है? तो इसमें उत्तर दिया है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और ग्लाल्गी गाय। तो इसका उदाहरण होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंतर्गत कौन आता है? वर्णक आता है, वर्णक और अवर्णक, जैसे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड है, और क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिकाओं में बड़ा साइज का होता है, इसलिए उसको लार्जेस्ट सेल कहते हैं। तो प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा सेल ऑर्गन है। जीव द्रव्य का भौतिक आधार, समझ में आ रहा है? ये प्रश्न हम और डिस्कस कर चुके हैं। तो किसने कहा है जीव द्रव्य का भौतिक आधार? हग्सले ने।
ठीक, हक्सले ने जीव द्रव्य का भौतिक आधार कहा है। किसको कहा है? हक्सले ने किसको? जीव द्रव्य को। ठीक, 11वां प्रश्न हो चुका। 12वां देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका रखने वाले कोशिकांग। ठीक, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं करता। लाइसोसोम तो पाचक रसों, सेंट्रोसोम तारकु तंतु निर्माण करता है। यहां पर उत्तर आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, समझ में आ रहा है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यही राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, समझ में आ रहा है, वो चिकनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। ये फैट्स निर्माण का काम करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है और राइबोसोम है उसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम 13वां प्रश्न की ओर। कौन सा कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, गुणसूत्र में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक के अंदर, समझ में आ रहा है, ये प्रोकैरियोटिक बोलता हूं, यूकैरियोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में कहां कहां पाया जाता है? ये केंद्रक में मुख्य रूप से। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और तीसरा पाया जाता है आपका, जो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये 3 कोशिकांग है जिसमें क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। इसीलिए तीनों सेल आर्गन को क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस सेल आर्गन। ये अपने जैसे अन्य कोशिकांगों को जन्म दे सकती है क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इसको याद रखना। तो यहां पर देखिए क्या उत्तर आएगा। तो सेंट्रियोल में डीएनए नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी में नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम में नहीं पाया जाएगा। उत्तर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, एक प्रश्न इससे संदर्भित और आता है जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखना भाइयों। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहां पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है। और सर्कुलर डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है और सर्कुलर डीएनए होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो डीएनए 3 जगह हो सकता है। केंद्रक में सबसे अधिक पाया जाता है, गुणसूत्र में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगर केंद्रक नहीं दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तो भी होगा। इसीलिए तो इसको क्या कहा हमने? ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। अपने जैसे कोशिकांगों को फिर से जन्म दे सकती है। समझ में आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया है रे भैया? ठीक, तो पहला ही उत्तर होगा नॉल एंड रॉस का। फ्लेमिंग और ब्राउन ने नहीं किया। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया है? कोशिका थ्योरी। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया है? डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया हुआ। तो उत्तर क्या आएगा इसका? नॉल एंड रॉस का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है 1940 के आसपास बनकर तैयार हुआ लेब में, मतलब ट्रायल के लिए मार्केट में आया। हालांकि इसकी डिस्कवरी के बारे में किसी किताब में 1933, किसी में 1939 दिया हुआ है, लेकिन 1930 और 40 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया गया। ये इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो बहुत अधिक होता है, कई हजार गुना, मतलब लाखों गुना भी हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल आर्गन के छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता जो होता है, मैग्नीफाइंग क्षमता जो बहुत अधिक होता है, और इसकी खोज किया नॉल एंड रॉस्का ने। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ तो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, सेल विज्ञान के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन आ गया, क्योंकि हम छोटे से छोटे संरचना को आसानी से इसे देख करके उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं। तो नॉल एंड रॉस्का का धन्यवाद, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया। सेल वॉल होता है, समझ में आ रहा है? सेल वॉल होता है, 4 उत्तर दिया है। पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य।
तो सेल वाल जो है पारगम्य होता है, मतलब सबको अपने से जाने प्रवेश करने की अनुमति देता है। जो अपने से सभी चीजों को गुजारने का अनुमति देता हो, कोशिका में प्रवेश, उसको हम पारगम्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित प्रश्न आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, याद रखना, सेल वॉल के सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक जीवित झिल्ली पाया जाता है जो प्रोटीनियस पदार्थ से बने होते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमेबल होता है, चयनात्मक झिल्ली होता है, अर्ध पारगम्य होता है। समझ में आ रहा है? क्यों होता है? क्योंकि यह अपने से कुछ ही पदार्थ को आने जाने देता है, सबको अंदर प्रवेश करने नहीं देता। कहां? कोशिका के अंदर। लेकिन सेल वॉल जो है वो सबको जाने देता है, पारगम्य होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो इसका जो है भारतीय मूल का अमेरिकी वैज्ञानिक है हरिगोविंद सिंह खुराना। हरिगोविंद सिंह खुराना ने 1959 में कृत्रिम जीन का संश्लेषण, किस सन में? 1959 में कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन का फॉर्मेशन लैब में किया है। समझ में आ रहा है? तो इससे ही डीएनए का निर्माण हुआ है। तो हरिगोविंद सिंह खुराना, एचडी खुराना, इसका उत्तर होगा। वाटसन नहीं है, बेंडा नहीं है, बेंडा ने तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। इसके इस उपलब्धि के लिए, समझ में आ रहा है, इसे 1968 में 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? हरिगोविंद सिंह खुराना को, कृत्रिम जीन या डीएनए की संश्लेषण के लिए। ठीक, यस। आगे हम बढ़ते हैं। कृत्रिम जीन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? समझ में आ रहा है? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है जॉनसन ने। ठीक, वॉल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज किया है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किया है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? ठीक, कोशिका विभाजन का 3 प्रकार है, अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री, मियोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस। समझ में आ रहा है? 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक, असूत्री विभाजन में क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, जिसमें कोशिका जो है बगैर, ठीक, 2 भागों में द्विखंडन विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। दूसरा है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन जो है शरीर की कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल में विभाजन होता है, जिससे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। शरीर के जहां जहां वृद्धि हो रही है वहां पर समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। जैसे हमारे शरीर का मोटाई बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, तो जहां जहां ये कोशिकाएं की वृद्धि हो रहा है वहां माइटोसिस होगा। मतलब कुल मिलाकर सोमेटिक बॉडी, कायिक कोशिका में जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है। समझ में आ रहा है? और इसके विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार का विभाजन होता है कोशिकाओं में, वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में 4 प्रकार के कोशिकाओं, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता है, ये केवल गेमिट फॉर्मेशन के समय में इस प्रकार का विभाजन होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। समझ में आ रहा है? जननांगों में इसका विभाजन होगा, मतलब टेस्टिस सेल और ओवा सेल के अंतर्गत हो, जहां जहां हो, चाहे वो पौधों में हो, पॉलन ग्रेन का निर्माण हो, चाहे एग का निर्माण हो, वहां पर जहां पर रिप्रोडक्टिव सेल में गेमिट का फॉर्मेशन होना है वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होती है। समझ में आ रहा है? और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक बार समझ लीजिए, अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है भैया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे टेस्टिस के अंतर्गत जो स्पर्मेटोजेनेसिस सेल होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ओवरी के अंतर्गत ओजेनेसिस सेल होगा उसमें भी विभाजन होगा। ठीक, पौधों में अगर पॉलन ग्रेन का, इस पॉलन ग्रेन का निर्माण होना है तो उस कोशिकाओं में होगा, एंथर के अंदर। उसी प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट में जहां ओवा का निर्माण होगा
वहां पर होगा। तो जहां जहां गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है वहां पर आरडी, रिडक्शनल डिवीजन इसको कहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन, वो होगा। ठीक है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है भैया? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 19वां प्रश्न, समसूत्रीय विभाजन की खोज किसने किया? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। समसूत्रीय विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है विभाजन के फलस्वरूप? 2 होती है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन एंड क्रिक। बहुत सारे परीक्षा में इससे पूछा जाता है। तो हमारा जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है सामान्यतः वो डबल हेलिक्स का होता है। ठीक, एक कुंडली दूसरे कुंडली के ऊपर इस प्रकार से लिपटा होता है और दोनों कुंडली जो है एक बंध से जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एचबी। ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। डीएनए की जो दोनों हेलिक्स है किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और इसकी सर्वप्रथम मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन एंड क्रिक। तो उत्तर आएगी बी। ठीक, तो ये हो गया सुपर मोस्ट एमसीक्यू। इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इससे संदर्भित भी प्रश्न पूछा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन इसकी संभावना आने की ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों को पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम टिश्यू से संबंधित प्रश्न देखेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा, और अच्छे से हम समझेंगे। आज का टॉपिक हमको यहीं पर पूर्ण करते हैं। आपको कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर दें, और इसका जो है हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।